आज 80 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर को स्पेस में फंसे हुए। 5 जून को ये टेस्ट फ्लाइट लॉन्च होता है एंड इसके ठीक अगले ही दिन यानी 6 जून को जैसे ही ये बोइंग स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचता है और जब स्पेस क्राफ्ट प्रोपेल कर रहा था तभी अचानक से कुछ थ्रस्टर्स काम करना बंद कर देते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद पता चलता है कि हीलियम की जो लाइन है जिसके अंदर हीलियम फ्लो हो रहा होता है उसके अंदर कुछ लीकेजेस आ गई है। हीलियम बेसिकली एक तरह की गैस है जो स्पेस क्राफ्ट के फ्यूल सिस्टम को प्रेशराइज रखती है ताकि फ्यूल इंजन तक प्रॉपर्ली पहुंच सके। अब जैसे ही ये बात एस्ट्रोनॉट्स कंफर्म करते हैं वो तुरंत अपने स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस में डॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। बट तभी उनको अचानक से अपने मॉनिटर स्क्रीन पे दिखता है कि एक के बाद एक करके 5 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स फेल हो चुके हैं। हालांकि अच्छी बात ये थी कि इनकी 23 आरसीएस यानी रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स अब भी काम कर रहे थे। इससे पहले कि सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर अपने स्पेसक्राफ्ट को आईएसएस से डॉक कर पाते उससे पहले ही 8 और थ्रस्टर्स फेल हो जाते हैं। उसमें से एक थ्रस्टर तो फायर तक नहीं हुआ और इस वक्त भी सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इनकी जिंदगी जहन्नम बनने वाली है। क्योंकि इनका सिर्फ 8 दिन का मिशन था इसलिए इनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज थी और आज 100 दिन से भी ज्यादा हो गए हैं वो मल्टीपल इलनेस फेस कर रहे हैं और इन सबके पीछे सबसे बड़ा रीजन है हीलियम का लीकेज। बट पता है सबसे शॉकिंग बात क्या है? जिस स्पेसक्राफ्ट में सुनीता विलियम और बैरी विल्मोर अपने 8 दिन के मिशन पे जाने वाले थे उससे 4 दिन पहले यानी 1 जून को बोइंग स्टारलाइनर की टीम ने स्पेसक्राफ्ट में हीलियम लीक पाया था। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर हीलियम लीक होने के बावजूद भी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च क्यों किया गया और कैसे ये 8 दिन का मिशन 10 महीने का मिशन बनने वाला है। क्योंकि अभी हाल ही में नासा ने ये अनाउंस किया है कि सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को फेब 2025 में अर्थ पे रिटर्न लाया जाएगा। तो एग्जैक्टली ये मिशन क्या था और इस सब में गलती किसकी है, आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। ये जो मिशन है ये बोइंग कंपनी और नासा ने मिलकर कंडक्ट किया था और ये जो आप देख रहे हो ना इसका नाम है CST-100 स्टारलाइनर, जिसमें CST का मतलब है क्रू स्पेस ट्रांसपोर्टेशन और 100 का मतलब है करमान लाइन जो स्पेस का ऑफिशियल बाउंड्री है 100 किलोमीटर अबव अर्थ। तो बेसिकली ये क्रूड स्पेसक्राफ्ट है जिसे बोइंग कंपनी ने डिजाइन और डेवलप किया है। इस स्पेसक्राफ्ट का मेन पर्पस है एस्ट्रोनॉट्स को ISS तक सेफली ले जाना और वापस धरती पे लेकर आना। ये स्पेसक्राफ्ट नासा के कमर्शियल क्रू प्रोग्राम का एक पार्ट है जिसका गोल है कि यूएस अपने एस्ट्रोनॉट्स को अपने स्पेसक्राफ्ट में ISS तक ले जा सके बिना रशिया के सोयूज स्पेसक्राफ्ट पर डिपेंड हुए। वैसे यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो सुपर पावर है तो वो रशिया के सोयूज स्पेसक्राफ्ट पे क्यों डिपेंड है? तो एक्चुअली अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसको बनाने में रशिया का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और रशिया के वजह से ही ISS बन पाया था। इसके बाद इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो ये जो सोयूज स्पेसक्राफ्ट है ये एक रशियन क्रूड स्पेसक्राफ्ट है जो रोसकोसमोस रशिया के स्पेस एजेंसी द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये स्पेसक्राफ्ट 1960s में डेवलप किया गया था और तब से लेकर आज तक ये ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए एक रिलायबल और वाइडली यूज्ड व्हीकल बना हुआ है। इसी को रिप्लेस करने के लिए बोइंग ने स्टारलाइनर को 2010 के आसपास डेवलप करना शुरू किया जब नासा ने अपने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के लिए प्रपोजल्स मंगवाए। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डेवलप करना जो सेफ हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और रीयूज किया जा सके। इसके डेवलपमेंट का काम 2010 में ही शुरू हुआ था और 9 साल बाद पहली बार इसे 2019 में विदाउट क्रू मेंबर के इसको टेस्ट किया गया और इसके बाद और भी मल्टीपल टेस्ट किए गए जिसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा। तो मल्टीपल टेस्ट के बाद फाइनली 5 जून का डेट फिक्स किया जाता है और बोइंग स्टारलाइनर CTS-100 का लॉन्च US एटलस V रॉकेट के साथ केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा से किया जाता है। इस मिशन के लिए इंडियन अमेरिकन नासा एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर को चूज किया जाता है। इसके लॉन्च के कुछ ही टाइम बाद कुछ सीरियस टेक्निकल प्रॉब्लम सामने आई। सबसे पहली दिक्कत थ्रस्टर फेलियर की थी। इस पूरे स्पेसक्राफ्ट में 28 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर थे जिसमें से 5 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर फेल हो चुके थे। थ्रस्टर्स स्पेसक्राफ्ट के कंट्रोल सिस्टम का इंटीग्रल पार्ट होते हैं और अगर स्पेसक्राफ्ट के थ्रस्टर्स सही तरीके से काम नहीं करते या फेल हो जाते हैं तो स्पेसक्राफ्ट के ओरिएंटेशन को मेंटेन करने में प्रॉब्लम होती है। ओरिएंटेशन मेंटेन करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट के कम्युनिकेशन एंटीनास, सोलर पैनल्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स को सही डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ता है और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो पूरा स्पेसक्राफ्ट तक तबाह हो सकता है। बट इस स्पेसक्राफ्ट के केस में बाकी के 23
रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम थ्रस्टर्स काम कर रहे थे, जिसकी वजह से सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर इस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। बट इसके थोड़ी ही देर बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम आती है हीलियम लीक की। लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट के प्रोपल्शन सिस्टम में हीलियम लीक्स डिटेक्ट होता है। टोटल 5 लीक्स डिटेक्ट किए जाते हैं, जिसमें से एक लीक काफी बड़ा था जो 395 psi पर मिनट के रेट से हो रहा था। हीलियम को स्पेसक्राफ्ट के केस में ऐसे समझो जैसे ये फ्यूल है, अगर ये खत्म हो जाता है तो दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की जान चली जाती। और जैसे कि मैंने शुरू में ही बताया था कि डॉकिंग के वक्त ही 8 थ्रस्टर्स फेल हो गए थे, लेकिन सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर ने अपनी सूझबूझ से आईएसएस में स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने में सफल हो जाते। बट प्रॉब्लम ये था कि ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स वापस कैसे आएंगे, क्योंकि इनकी सिर्फ 8 दिन की ही मिशन थी, तो रिसोर्सेज भी उसके ही अकॉर्डिंग था। तो अब क्या होगा? तो देखो, स्टारलाइनर अब अर्थ के सरफेस से 400 किलोमीटर ऊपर आईएसएस से डॉक हुआ पड़ा है, और बोइंग का कोई भी इंजीनियर स्पेसक्राफ्ट में जाकर स्टारलाइनर के खराब पार्ट्स को चेंज या फिक्स तो नहीं कर सकते। इसलिए इसको फिक्स करने के लिए सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर को ही कहा गया था कि वो खुद से स्टारलाइनर को फिक्स करे ताकि वो सेफली अर्थ पे वापस आ सके। शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स ने स्टारलाइनर के प्रेशर कंट्रोल और पंप असेंबली मोटर में कई सारे रिप्लेसमेंट्स और चेंजेस किए। इवन इन्होंने 4 थ्रस्टर्स को ठीक भी कर लिया था, लेकिन टेक्निकल ग्लिच का क्या? और भी प्रॉब्लम्स को देखते हुए जल्द ही एस्ट्रोनॉट्स और नासा दोनों को ये समझ में आ गया था कि ये मेल फंक्शन कोई मामूली मेल फंक्शन नहीं है और इसको फिक्स करने में भी बहुत टाइम लगेगा। इसके अलावा ये मेल फंक्शन अर्थ पे जो इंजीनियर्स और टेक्निकल टीम है वही फिक्स कर सकते हैं। तो अब चाहकर भी सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर कुछ नहीं कर सकते। अभी का सिनेरियो ये है कि नासा ने ये अनाउंस किया है कि सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर को फेब 2025 में अर्थ पे रिटर्न लाया जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि वो गए तो थे 8 दिन के मिशन पे, तो फेब 2025 तक इनको खाना पानी कैसे मिलेगा, वे लोग वहाँ सर्वाइव कैसे करेंगे? तो देखो, ऐसे मिशंस के लिए जनरली सब कुछ प्री प्लान किया जाता है, इंक्लूडिंग इमरजेंसीज। कि अगर मान लो कि कोई ऐसा सीन होता है कि कोई एस्ट्रोनॉट आते तो 10 दिन के मिशन के लिए हैं, लेकिन कुछ इशू के वजह से वो वापस नहीं जा पाते हैं, तो ऐसे केस में आईएसएस में इनफ फूड, वाटर और मेडिकल सप्लाईज होती है, जिससे वहाँ एस्ट्रोनॉट सेफली सर्वाइव कर सकते हैं। आईएसएस एक वेल इक्विप्ड फैसिलिटी है जहाँ पे रेगुलर कार्गो मिशंस भी आते रहते हैं जो नेसेसरी सप्लाईज लेकर आते हैं। तो अगर उनको फरवरी 2025 तक वहाँ रहना भी पड़ता है तो भी उनके पास इनफ रिसोर्सेज होंगे। प्लस नासा और स्पेस एजेंसीज हमेशा इमरजेंसीज के लिए प्रिपेयर्ड रहती है कि अगर कोई भी सीरियस हेल्थ इशू हो तो मेडिकल प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग उनको इमीडिएट असिस्टेंस दी जाएगी, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ। सो सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर के पास इनफ रिसोर्सेज है वहाँ सर्वाइव करने के लिए, और उनकी सेफ्टी और हेल्थ का ख्याल रखा जाएगा जब तक वो सेफली अर्थ पे वापस नहीं आ जाते। एक अंदर की बात बताऊं तो अगर आज नासा चाहे ना कि सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर को वापस अर्थ पे लाना, तो वो आज के आज कर सकती है। एक्चुअली स्पेसएक्स के द्वारा आईएसएस पे किए गए लास्ट मिशन के दौरान गया ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ऑलरेडी आईएसएस पे डॉक्ड है। तो अगर नासा स्पेसएक्स से कहे कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाने के लिए, तो स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट उनको वापस ला सकता है। बट यहाँ एंट्री होती है दोनों कंपनीज और गवर्नमेंट के बीच की पॉलिटिक्स की। देखो, जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि स्टारलाइनर को इसलिए बनाया गया था ताकि वो रशिया के स्पेसक्राफ्ट को अवॉइड कर सके, और वैसे भी नासा की हेल्प रशिया बिल्कुल भी नहीं करने वाला। रीजन आपको पता ही होगा, सैंक्शंस। जब से यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुआ है तब से अमेरिका और यूरोप की कंट्रीज ने रशिया के साथ अपने सभी रिलेशंस और ट्रेड तोड़ दिए हैं, और इतना स्ट्रिक्ट सैंक्शंस लगाए हैं कि अगर नासा भी रशिया से हेल्प मांगती है तब भी रशिया उनकी एस्ट्रोनॉट की हेल्प नहीं करेगा। मतलब रशियन सोयूज स्पेसक्राफ्ट का ऑप्शन अब नासा के पास नहीं है। अब नासा के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो स्पेसएक्स से हेल्प मांगे और उनके ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के जरिए एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस ले आए। अगर ऐसा होता है तो पहली बात की बोइंग का रेपुटेशन खराब होगा, और जो बोइंग ने 1 बिलियन से भी ज्यादा का इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था वो भी डूब जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो नासा ने ये कह दिया है कि फेब 2025 में एस्ट्रोनॉट्स को स्पेसएक्स से वापस लाएंगे अगर बोइंग का स्टारलाइनर ठीक नहीं हुआ तो। पता है, मुझे क्या लगता है कि कंपटीशन और राइवलरी अपनी जगह पे है, लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि एस्ट्रोनॉट्स को धरती पे वापस लाया जाए, वो भी बिल्कुल सही सलामत। वैसे ये मेरा पहला फेस कैम वीडियो है इस चैनल पे, तो कमेंट करके बताना कैसा लगा।